मित्रों, जब से इंसानों ने अंतरिक्ष में कदम रखा है और अंतरिक्ष में अपनी बढ़त बनाई है, तब से हम इंसानों ने कई सारे प्रोब्स और विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष यानों को दूसरे ग्रहों, हमारे सौरमंडल के अंतिम छोर या उससे भी आगे इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचाने में सफलता हासिल कर ली है। इन सारे प्रोब्स और स्पेसक्राफ्ट को बनाने में हमारे वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की है। वैज्ञानिक जो भी स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में किसी ग्रह की स्टडी या रिसर्च करने के लिए भेजते हैं, तो पूरी कोशिश करते हैं कि मिशंस या स्पेसक्राफ्ट ज्यादा से ज्यादा समय तक काम करते रहें और वैज्ञानिकों को लगातार डेटा भेजते रहें। पर कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि ना चाहते हुए भी हमारे वैज्ञानिकों को इन मिशंस को दूसरे ग्रहों या फिर स्पेस में ही नष्ट कराना पड़ता है, और ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ता है ताकि उस ग्रह और उसके चंद्रमाओं पर अगर जीवन पनप रहा है तो उसे किसी प्रकार की क्षति ना हो। तो वहीं कुछ मिशंस को इसलिए भी नष्ट कराना पड़ता है ताकि वह किसी ग्रह के अंदर जाकर उसके वातावरण और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा सके। तो वहीं कुछ मिशंस को इसलिए भी डिस्ट्रॉय करना जरूरी हो जाता है ताकि स्पेसक्राफ्ट किसी ग्रह या उल्कापिंड की सतह से टकराकर उसकी सतह के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा सके और जानकारियां वैज्ञानिकों तक पहुंचा सके। तो ऐसे में आज हम कुछ ऐसे मिशनों के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे जिन्हें ना चाहते हुए भी वैज्ञानिकों को स्पेस में इन स्पेसक्राफ्ट को नष्ट कराना पड़ा। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रहस्य टीवी वर्ल्ड में। गैलीलियो मिशन ऑन जुपिटर। मित्रों, गैलीलियो मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का एक ऑर्बिटर मिशन था जिसका मुख्य मकसद जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में रहकर इस ग्रह के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसके मून्स का करीबी से अध्ययन करना था। गैलीलियो मिशन को 18 अक्टूबर 1989 में लॉन्च किया गया था, जो कि करीब 6 सालों की लंबी यात्रा के बाद 7 दिसंबर सन 1995 में जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हुआ। गैलीलियो मिशन का एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन केवल 2 सालों का था, पर नासा के वैज्ञानिकों की सूझबूझ के चलते इस मिशन को जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में करीब 8 साल पूरे हो चुके थे। पर 2003 की शुरुआत में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका था। ऐसे में वैज्ञानिकों को इस स्पेसक्राफ्ट को लेकर एक बेहद ही कठिन फैसला लेना था कि क्या इस स्पेसक्राफ्ट को ऐसे ही जुपिटर ग्रह का चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया जाए या फिर इसे जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में ही जलाकर नष्ट कर दिया जाए। गैलीलियो मिशन ने अपने अंतिम दिनों में जुपिटर ग्रह के मून यूरोपा में मौजूद वाटर प्लम्स और अंडर वाटर ओशंस की खोज की थी। ये एक बेहद ही बड़ी खोज थी जिसकी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान इस छोटे से आइसी मून की ओर गया। ऐसे में कई वैज्ञानिकों का मानना था कि इस ग्रह के अंडर वाटर समुद्रों में किसी प्रकार की माइक्रोबियल लाइफ भी मौजूद हो सकती है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि पोटेंशियली अर्थ जम्स और माइक्रोब से भरा हुआ गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में अनियंत्रित होकर जीवन से भरपूर यूरोपा मून से टकरा जाए। ऐसे में वैज्ञानिकों को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को उसके फ्यूल के खत्म होने से पहले ही सावधानी पूर्वक जुपिटर ग्रह के वातावरण में डिस्ट्रॉय कराना था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट को कम करना शुरू किया ताकि इसे जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर की ओर मोड़ा जा सके, और आखिरकार 2003 में ये स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में जलकर नष्ट हो गया। पर अपने अंतिम दौर में भी इसने जुपिटर ग्रह के वातावरण में गोता लगाते हुए उसके मैग्नेटिक फील्ड, रेडिएशन बेल्ट और चार्ज पार्टिकल्स से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई और पृथ्वी पर वैज्ञानिकों को भेजी। कैसिनी हिट्स ऑन सैटर्न। कैसिनी मिशन को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा और इटालियन स्पेस एजेंसी के जॉइंट कोलैबोरेशन के अंतर्गत बनाया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य शनि ग्रह को ऑर्बिट करते हुए उसके रिंग्स, जियोलॉजी, कंपोजिशन और उसके मून्स का करीबी से अध्ययन करना था। कैसिनी मिशन को उसके ह्यूजेंस प्रोब के साथ सन 1997 में लॉन्च किया गया था। करीब 7 सालों की लंबी यात्रा और कई सारी ग्रेविटी असिस्ट के बाद यह स्पेसक्राफ्ट 2004 में शनि ग्रह के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हुआ। यह मिशन करीब 13 सालों तक शनि ग्रह और उसके मून्स का अध्ययन करता रहा, जिस दौरान इसने शनि ग्रह और जीवन से भरपूर इसके मून्स से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण खोजें की, जिसमें इसके मून टाइटन पर मौजूद हाइड्रोकार्बन लेक्स और एंसलर्स में खोजे गए वाटर प्लम्स और अंडर वाटर ओशंस प्रमुख हैं। पर 2017 के अंत में वैज्ञानिकों को यह आभास हो गया था कि अब यह मिशन अपने अंतिम दौर में है और इसमें केवल कुछ ही महीनों का फ्यूल बचा हुआ है। ऐसे में वैज्ञानिकों को एक बेहद ही कठिन फैसला लेना था। जैसा कि हमें पता है कि कैसिनी स्पेसक्राफ्ट न्यूक्लियर एनर्जी से पावर्ड था।
ऐसे में अगर यह ऐसे ही शनि ग्रह का चक्कर लगाता रहता तो हो सकता था कि भविष्य में यह स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते से भटककर जीवन की संभावनाओं से भरपूर शनि ग्रह के किसी मून से टकरा जाता, जो कि उस मून पर मौजूद किसी प्रकार की माइक्रोबियल लाइफ या एनवायरनमेंट के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने अपने इस प्यारे से स्पेसक्राफ्ट को शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में हमेशा के लिए खत्म करने का बेहद ही कठिन फैसला लिया। 15 सितंबर 2017 को कैसिनी ने शनि ग्रह की ओर अपना आखिरी सफर शुरू किया। इस समय कैसिनी शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, पर कोई साइंटिफिक मिशन के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को नष्ट करने के लिए। पर अपने आखिरी समय में भी कैसिनी स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां धरती तक भेजता रहा। पर आखिर में इस स्पेसक्राफ्ट के एंटीनास भी नष्ट हो गए और पूरा स्पेसक्राफ्ट जलकर शनि ग्रह के वातावरण में हमेशा हमेशा के लिए समा गया, बिल्कुल धरती पर होने वाले किसी मीटियोर शोवर की तरह। मैसेंजर हिट्स ऑन मरकरी। बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सूरज के सबसे समीप का मौजूद ग्रह है। अभी तक मानव इतिहास में केवल 3 ही स्पेस मिशन हैं, जो कि इसके फ्लाईबाइज को अंजाम दे पाए हैं, जिसमें से पहला मिशन है मेरिनर 10, जिसे 1973 में लॉन्च किया गया था और अभी यह इनएक्टिव है और पृथ्वी पर वैज्ञानिकों के साथ इसका कोई भी संपर्क नहीं है। ये बस अंतरिक्ष में ऐसे ही घूम रहा है। दूसरे मिशन का नाम है मैसेंजर, जिसे 2004 में लॉन्च किया गया था, और तीसरे मिशन का नाम है बेपी कोलंबो, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। यह मिशन अभी एक्टिव मोड में है और 2025 में बुध ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचेगा और बुध ग्रह के इम्पैक्ट क्रेटर को करीबी से स्टडी करेगा। लेकिन इनमें से मैसेंजर यानी कि मरकरी सरफेस, स्पेस एनवायरनमेंट, जियोकेमिस्ट्री एंड रेंजिंग मिशन। यहाँ पर रेंजिंग का मतलब है किसी वस्तु या स्थान की दूरी को मापना। अंतरिक्ष विज्ञान में रेंजिंग का उपयोग आमतौर पर किसी ग्रह, उपग्रह या अंतरिक्ष यान की पृथ्वी से दूरी मापने के लिए किया जाता है, और मैसेंजर मिशन में रेंजिंग का इस्तेमाल बुध ग्रह की सतह और मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट के बीच की सटीक दूरी और गति को मापने के लिए किया गया, जिससे बुध ग्रह की कक्षा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और उसकी संरचना के बारे में जानकारी मिली, और यही मैसेंजर की फुल फॉर्म है। इस मिशन का मुख्य मकसद ही मरकरी ग्रह की जियोलॉजी, मैग्नेटिक फील्ड और केमिकल कंपोजिशन का करीबी से अध्ययन करना था। धरती का 1, शुक्र ग्रह के 2 और बुध ग्रह के 3 फ्लाईबाइज को अंजाम देने के बाद यह मार्च 2011 में मरकरी ग्रह के एक स्टेबल ऑर्बिट में दाखिल हुआ और बुध ग्रह के ऑर्बिट में रहकर करीब 4 सालों तक इसकी जियोलॉजी, सरफेस, कंपोजिशन और मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करता रहा। पर 2014 के अंत में इस मिशन से जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने अपडेट दिया कि अब यह मिशन अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है और आने वाले कुछ ही महीनों में इसका फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और ये बुध ग्रह के सरफेस से टकराकर नष्ट हो जाएगा। और आखिरकार 30 अप्रैल 2015 को मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो गया और ये करीब 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बुध ग्रह की सरफेस से जा टकराया। इस टक्कर की वजह से बुध ग्रह की सरफेस पर एक विशाल गड्ढा भी बन गया, पर सूरज के बेहद ही पास मौजूद होने की वजह से वैज्ञानिक धरती पर मौजूद टेलीस्कोप की मदद से इस इम्पैक्ट और क्रेटर का अध्ययन कर पाने में नाकाम रहे। पर वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 2018 में लॉन्च किया गया बेपी कोलंबो मिशन, जो कि 2025 में इस ग्रह की ऑर्बिट में पहुंचेगा और वह इस इम्पैक्ट क्रेटर और उसके सरफेस का करीबी से अध्ययन भी करेगा। वीनस एक्सप्रेस मिशन। वीनस एक्सप्रेस मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा 9 नवंबर 2005 को रूसी सोयुज फ्रीगेट रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था और इसने 11 अप्रैल 2006 को शुक्र ग्रह के ऑर्बिट में एंटर किया। इस स्पेसक्राफ्ट ने शुक्र ग्रह पर कई खोजें की। वीनस पर अंतरिक्ष यान ने रेडियो तरंगों का पता लगाया, जो कि शुक्र ग्रह के बादलों में बिजली गिरने का संकेत देती है। यह बिजली बहुत ज्यादा मात्रा में शुक्र ग्रह के बादलों में चमकती है। इसके अलावा इसने शुक्र ग्रह के बेहद ही गर्म हानिकारक वातावरण की भी जांच की और ग्रह की सतह के तापमान का भी मानचित्रण किया। वीनस एक्सप्रेस ने 24 जुलाई 2007 को अपनी निर्धारित तिथि तक मिशन को पूरा किया, लेकिन इस मिशन को 2014 तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद इसने कई महत्वपूर्ण खोजें भी की, जिसमें कि ऊपरी वायुमंडल का पता लगाने के लिए इसकी कक्षा को लगभग 130 किलोमीटर यानी कि 80 मील तक कम कर दिया गया। जनवरी 2015 में शुक्र ग्रह के वातावरण की जांच करते हुए इसका कम्युनिकेशन पृथ्वी पर वैज्ञानिकों से टूट गया, क्योंकि इसका ईंधन लगभग समाप्त हो चुका था और उसके कुछ समय बाद वीनस एक्सप्रेस शुक्र ग्रह के वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो गया।
लेकिन इसने भी वीनस ग्रह के बारे में हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई। डीप इम्पैक्ट हिट्स ऑन कॉमेट टेम्पल 1। नासा ने टेम्पल 1 नाम के एक कॉमेट का अध्ययन करने के लिए अपना 372 किलोग्राम वजनी स्पेसक्राफ्ट उसमें क्रैश करवा दिया था। कॉमेट को वैज्ञानिक एक टाइम कैप्सूल भी मानते हैं, जो कि असल में हमारे सौरमंडल के निर्माण के समय बचे हुए स्पेस बॉडीज हैं। ये बिना किसी बड़े चेंज के कई बिलियन सालों से हमारे सौरमंडल में इधर उधर घूम रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हम इनके सरफेस कंपोजिशन और स्ट्रक्चर का अध्ययन कर हमारे सौरमंडल की शुरुआत और ग्रहों के निर्माण के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा सकते हैं। ऐसे में नासा के वैज्ञानिकों ने अध्ययन करने के लिए करीब 8 किलोमीटर विशालकाय टेम्पल 1 कॉमेट को चुना। इस मिशन में मुख्य रूप से 2 अलग अलग कंपोनेंट मौजूद थे, जिसमें से पहला एक इम्पैक्टर था जिसको कि कॉमेट पर क्रैश होना था, और वहीं दूसरा स्पेसक्राफ्ट जो कि इस इम्पैक्ट की तस्वीरें लेता और इसमें मौजूद स्पेक्ट्रोमीटर इम्पैक्ट के बाद निकले हुए डस्ट का अध्ययन कर जानकारियां धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों तक भेजता। इस मिशन को नासा ने जनवरी 2005 में लॉन्च किया था। करीब 5 महीनों की यात्रा के बाद जून 2005 में डीप इम्पैक्ट स्पेसक्राफ्ट टेम्पल 1 कॉमेट के करीब पहुंचा और आखिरकार जुलाई 2005 में ये उस कॉमेट पर क्रैश हो गया। इस इम्पैक्ट की वजह से टेम्पल 1 कॉमेट की सरफेस पर करीब 150 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा गड्ढा बन गया, और साथ ही टक्कर की वजह से भी बड़ी मात्रा में स्पेस डस्ट भी निकला। मुख्य स्पेसक्राफ्ट ने इस इम्पैक्ट और क्रेटर की कई सारी तस्वीरें ली, और साथ में इसमें मौजूद स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट ने इम्पैक्ट के बाद निकले डस्ट पार्टिकल में सिलिकेट्स, कार्बोनेट्स, स्मेक्टाइट, मेटल सल्फाइड और वाटर आइस की भी खोज की। लैक्रोस हिट्स ऑन मून। ल्यूनर क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट यानी लैक्रोस के अंतर्गत अक्टूबर 2009 में पहले इसका रॉकेट बूस्टर और फिर मुख्य स्पेसक्राफ्ट मून के सरफेस से टकरा गया। इस मिशन का मुख्य मकसद चंद्रमा के साउथ पोल में मौजूद ल्यूनर पोलर रीजन अर्थात चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों की सतह और वहां मौजूद वाटर आइस का अध्ययन करना था। शुरुआती अध्ययनों में मून के साउथ पोल में बड़ी मात्रा में वाटर आइस और हाइड्रोजन के सबूत मिले थे, जो कि भविष्य में मून को कॉलोनाइज करने में महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते थे। पर हमें इस क्षेत्र का और भी अच्छे तरीके से अध्ययन करने की जरूरत थी, जिसकी वजह से नासा ने लैक्रोस मिशन को डिजाइन किया था, जो कि मुख्य रूप से एक इम्पैक्ट मिशन था। लैक्रोस मिशन को नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर के साथ जून 2009 में लॉन्च किया गया था। ऑर्बिट में कुछ समय बिताने के बाद 9 अक्टूबर 2009 को लैक्रोस मिशन का रॉकेट बूस्टर सबसे पहले चंद्रमा के साउथ पोल में मौजूद कैबियस नामक जगह पर क्रैश हुआ। इसने इस जगह पर करीब 30 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा क्रेटर बना दिया, और साथ ही इस इम्पैक्ट की वजह से इसके सरफेस से बड़ी मात्रा में डस्ट भी निकला। रॉकेट बूस्टर के सरफेस में टकराने के करीब 4 मिनट बाद इसके मुख्य स्पेसक्राफ्ट ने इस डस्ट के बादल में गोता लगाया और इसके कंपोजिशन का अध्ययन कर जरूरी जानकारियां धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों तक भेजी, जिसके बाद यह खुद भी मून के सरफेस पे क्रैश हो गया, और यहीं पर इस मिशन का अंत हो गया। नासा का डार्ट मिशन अर्थात डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट नासा का एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन था, जिसे पृथ्वी की रक्षा के लिए क्षुद्र ग्रहों को उनकी कक्षा से हटाने की तकनीक का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था। डार्ट मिशन का मुख्य उद्देश्य था कि क्या एक अंतरिक्ष यान को जानबूझकर एक क्षुद्र ग्रह से टकराकर उसकी गति या दिशा बदली जा सकती है। इसे काइनेटिक इम्पैक्टर तकनीक कहा जाता है। डार्ट मिशन को 24 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन के अंतर्गत 26 सितंबर 2022 को अंतरिक्ष यान ने डिडिमोस क्षुद्र ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे एक दूसरे क्षुद्र ग्रह अर्थात उसके उपग्रह डिमोफोर्स से टकराकर उसकी कक्षा को बदल दिया। यह टक्कर 6.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हुई थी। इस टक्कर के बाद डिमोफोर्स की परिक्रमा अवधि लगभग 32 मिनट तक घट गई, जिससे यह साबित हुआ कि काइनेटिक इम्पैक्ट तकनीक काम कर सकती है। डार्ट मिशन की सफलता ने यह साबित कर दिया कि यदि भविष्य में कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के लिए खतरा बनता है तो हम समय रहते उसे उसकी कक्षा से हटाकर पृथ्वी को बचा सकते हैं। और क्षुद्र ग्रह के साथ स्पेसक्राफ्ट की टक्कर का दृश्य लिया था लिशिया क्यूब नामक एक उपकरण ने, जिसका निर्माण इटली में किया गया था, और लिशिया क्यूब को डार्ट अंतरिक्ष यान के साथ रखा गया था ताकि वो इम्पैक्ट के बाद की तस्वीरें ले सके। लिशिया क्यूब, जो कि इटालियन स्पेस एजेंसी ASI के द्वारा निर्मित किया गया एक स्पेसक्राफ्ट था, इसने डार्ट मिशन के इम्पैक्ट की कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली और धरती पर वैज्ञानिकों को भेजी। मित्रों, सिर्फ यही मिशन नहीं थे जिनको कि वैज्ञानिकों ने ना चाहते हुए भी जानबूझकर किसी दूसरे ग्रहों
या फिर एस्ट्रॉइड्स पर अंतरिक्ष यान को क्रैश कराना पड़ा, बल्कि हमारे वैज्ञानिकों ने कई और ऐसे स्पेसक्राफ्ट ना चाहते हुए भी जानबूझकर अंतरिक्ष में क्रैश कराए हैं, जिनकी चर्चा हम फिर कभी किसी और वीडियो में करेंगे। पर वीडियो को यहीं समाप्त करने से पहले हम आपको एक और इंटरेस्टिंग फन फैक्ट बताना चाहते हैं, जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। जब यह डार्ट मिशन सफल हो गया था, तो इस मिशन की सफलता का जश्न मनाने के लिए और इस इवेंट को मजेदार तरीके से दिखाने के लिए गूगल जैसी बड़ी कंपनी ने एक एनिमेशन बनाया, जिसमें कि यदि आप गूगल पर इंग्लिश में डार्ट मिशन सर्च करते हो तो एक स्पेसक्राफ्ट के टकराने से आपकी स्क्रीन टेढ़ी हो जाएगी। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ गूगल का इस वैज्ञानिक मिशन को अनोखे तरीके से सेलिब्रेट करने का तरीका है। यकीन ना हो तो आप खुद ही गूगल पर डार्ट मिशन को सर्च करके देख लीजिए। आपको ये सब जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी इंफॉर्मेटिव और हमारे द्वारा बताया गया फन फैक्ट इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।